वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटिंग फॉर एनपीओ के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। इस चैप्टर के बारे में हमें ये समझना है कि एनपीओ होता क्या है। सबसे पहले तो एनपीओ होता है कि वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, उसे हम लोग एनपीओ कहते हैं। मीन्स आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने उसमें पढ़ा है। उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट गेन करता है और अपना बिजनेस चलाता है। तो यहाँ पर एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एनपीओ रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर यूज्ड फॉर वेलफेयर। ये वेलफेयर करता है किसका? ऑफ द सोसाइटी एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस विच फंक्शन विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। इसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। देखिए क्या मेन फंक्शन, क्या मेन इसका काम क्या है? विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी काम करे, ये स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, पब्लिक हॉस्पिटल, कुछ भी हो सकता है। तो उसका मेन काम क्या है? बिना प्रॉफिट कमाए अपना काम करना। स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, ये सब के प्रमोशन के लिए ये काम करता है। अब फीचर्स ऑफ एनपीओ की अगर हम बात करें तो एनपीओ के फीचर्स में आएगा कि सेपरेट लीगल एंटिटी। बिल्कुल ये कोई ऐसा वैसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बिल्कुल सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ठीक है। फिर उसके बाद है इट्स एम टू प्रोवाइड सर्विसेज टू स्पेसिफिक ग्रुप और पब्लिक एट लार्ज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब में सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। मेन मकसद इसका क्या है कि जितना एक्सपेंसेस करने के लिए इसको पैसा चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं हम तो कुछ पैसा चाहिए जिससे अपना खर्चा वो निकाल सके, तो उतना ही पैसा वो रखता है और अपने खर्च, ताकि उसका खर्च निकल जाए और बाकी पैसा जो है वो उसके लिए सरप्लस होता है, वो नेक्स्ट ईयर फिर वो यूज़ करता है वही वेलफेयर के लिए, इस तरीके से। तो एनपीओ जो है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा मेंटेन किया जाता है, जिसे हम ट्रस्टी कहते हैं। इसमें जो पैसा रिसीव होता है वो डोनेशन के रूप में, एंट्रेंस फ़ी के रूप में, ठीक है, मेंबरशिप फ़ी के रूप में, सब्सक्रिप्शन, एक मेन इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन के रूप में होता है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। वैसे मेंबर्स जो है वो पैसा जो डोनेट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप पाने के लिए और उसका फ़ायदा उठाने के लिए, उसे हम लोग सब्सक्रिप्शन कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें हम लोग एनपीओ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? तो ये समरी होता है कैश और बैंक रिसीट एंड पेमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ये जिस प्रकार से क्लास 11th में हमने कैश बुक बनाया था उसी प्रकार से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। बिल्कुल फॉर्मेट बिल्कुल सेम है जैसे डेबिट साइड में आपका। अभी हम लोग फॉर्मेट भी देखते हैं, पहले फॉर्मेट ही देख लेते हैं। चलिए, ये फॉर्मेट है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। हमने फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 हमने अज्यूम करा है कि हम बना रहे हैं 31 मार्च 2020 का। तो ये एक साल का होता है। जितना भी पैसा रिसीव किया है हमने रिसिट्स के, वो रिसिट साइड में चला जाएगा, जो पेमेंट साइड में है पेमेंट में चला जाएगा। तो वो इसका स्टार्टिंग होता है ओपनिंग बैलेंस से। कैश और बैंक का जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है वो रिसिट साइड के डेबिट साइड में जाता है। कैश बुक में भी इसी प्रकार से होता है। सब्सक्रिप्शंस, जो पैसा आया है वो 31 मार्च 2019 का हो, 20 का हो, 21 का हो, मीन्स करेंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, किसी भी साल का हो, अगर वो करेंट ईयर में रिसीव हुआ है, ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि अगर वो करेंट ईयर में रिसीव हुआ है वो पैसा चाहे किसी साल का हो, पिछले साल का, अगले साल का या इस साल का, वो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। जनरल डोनेशन, ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पज, एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जाएंगी। और भी जितना भी पैसा आ रहा है, जनरल ग्रांट्स हो गया आपका, सेल ऑफ न्यूज़पेपर हो गया, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, इनकम फ्रॉम लेक्चर्स हो गया, किसी भी प्रकार के पैसे हैं, डिविडेंड्स हो गया, डिविडेंड हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, आपको मिसलेनियस रिसिट्स किसी भी प्रकार का है, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस है। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस क्या होता है कि वो पैसा जो लोगों ने आपको दिया है और वो लाइफ टाइम मेंबर उसका रहेंगे एनपीओ के, ताकि उसका फ़ायदा वो लाइफ टाइम उठा सके, तो वो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस होता है। चूँकि पैसा आ रहा है सब इसमें जाएगा। लिगेसीज़ क्या होता है? डिसीज्ड पर्सन जो है, कोई पर्सन है वो, उसकी डेथ हो गई है, तो अकॉर्डिंग टू उसके विल हम लोग उसको एनपीओ में लेते हैं, तो एनपीओ के लिए वो रिसिट होता है। तो फिर उसके बाद कह रहा है क्या कि एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड क्या होता है कि एक प्रकार का रिसिट होता है एनपीओ के लिए। इसमें होता क्या है कि जो भी पैसा आ रहा है या प्रॉपर्टी के रूप में या किसी भी चीज़ के रूप में, तो वो इंटैक्ट रहेगा एनपीओ में, और उससे उसका यूज़ करके अगर हम कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं
तो वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई गिफ्ट आया ऑर्गेनाइजेशन में, और वो ऑर्गेनाइजेशन में एज इट इज़ रहेगा, वो बैलेंस शीट में एज इट इज़ हम उसको दिखाएंगे, और उससे अर्निंग जो हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, वो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करने के लिए कह सकते हैं, तो उसको हम लोग एंडोमेंट फंड कहते हैं। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, जिस सबसे पैसा आ रहा है, ठीक है, वो सब कुछ अपना, और क्लोजिंग बैलेंस अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो इस साइड चला जाएगा। फिर पेमेंट साइड में अगर हम देखें तो पेमेंट साइड में आपके पास क्या क्या आता है, तो अगर ओपनिंग बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो जाएगा, और जितनी भी पेमेंट हो, चाहे वो इस साल का, अगले साल का, कैपिटल, रेवेन्यू, सारी चीज़ें इधर जाएंगी। सैलरीज, रेंट, पोस्टेज, एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर, रिपेयर्स, ऑडिट फीस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, सेक्रेटरीज, ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है कि हम किसी गेस्ट वगैरह को बुलाते हैं और उनको सम्मान के रूप में कुछ पैसा अगर उनके लिए खर्च होता है तो उसको हम ऑनरेरियम कहते हैं। तो ये पेमेंट होता है, इसलिए पेमेंट साइड में जाता है। म्यूनिसिपल टैक्स, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑफिस एक्सपेंसेस, कोई भी किसी प्रकार का खर्चा है, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने का खर्चा हो, लोन लेने का, और लोन का रीपेमेंट हो, बुक्स का रीपेमेंट हो, इन्वेस्टमेंट का रीपेमेंट, कुछ भी हो, सब कुछ आपका पेमेंट साइड में, और इसका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड में आ जाता है। तो कैश का बैलेंस तो आपका ओपनिंग बैलेंस कैश का डेबिट में ही होगा, और कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में ही होगा। ठीक है, क्रेडिट साइड में ही लिखाएगा, क्योंकि कैश का कभी भी निगेटिव बैलेंस या ओवरड्राफ्ट नहीं हो सकता, बैंक का हो सकता है, तो बैंक का दोनों साइड आ सकता है, डेबिट भी क्रेडिट भी। मतलब कहने का ये बिल्कुल कैश बुक की तरह है, ये बिल्कुल कैश बुक की तरह है। जैसे आपका क्लास 11th में कैश बुक था, बिल्कुल वैसे ही रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट भी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके पहले ये रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में ही बताया हुआ था कि डेबिट साइड में हम लोग रिसिट्स को रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में पेमेंट को, और इसमें किसी भी नेचर का हो, इट रिकॉर्ड्स रिसिट्स एंड पेमेंट एवरी नेचर, वेदर इट इज़ ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर का क्या मतलब होता है? कैपिटल नेचर का मतलब होता है कि वैसा फ़ायदा जिसका एंड्योरिंग बेनिफिट हमको मिलता है, मीन्स वैसा एक्सपेंडिचर या इनकम जो कि 1 साल से ज़्यादा के लिए हो। और रेवेन्यू नेचर का मतलब जिसका फ़ायदा 1 साल के अंदर अंदर तक मिले। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में डिफरेंस क्या है, एक बार वो देख लेते हैं। तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट इट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक एंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैश बुक। ठीक है, तो कैश बुक पहले हम बनाते हैं और उसी से रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। और कैश बुक क्या होता है? कैश बुक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, और इसमें एक एक ट्रांजेक्शन जो जो पैसा आ रहा है, जा रहा है, वो आपको रिकॉर्ड किया जाता है डेट वाइज बिल्कुल। इट इज़ प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, हम लोग कैश बुक जो है रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट वो एंड में बनाते हैं, और कैश बुक जो है वो डेली बेसिस पे बनता है, पैसा आया हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। और रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई डेट वगैरह नहीं होता, क्योंकि ईयर एंड पे बनता है ये, फॉर द ईयर एंडेड। डेट वाइज होता है आपका कैश बुक। एनपीओ जो है वो बनाता है कौन? एनपीओ बनाता है आपका रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। और ये जो कैश बुक है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, चाहे वो एनपीओ हो, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी लोग कैश बुक बनाते हैं। फिर है लेजर फोलियो। इसमें लेजर फोलियो वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें लेजर फोलियो नहीं बनता क्योंकि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री नहीं होता है। और कैश बुक में क्या है कि इसमें सेपरेट कॉलम होता है लेजर फोलियो के लिए। क्लियर है? अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या है। तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में ये बात मैंने पहले भी आपको बताई कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में पैसा जो है वो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 रिसिट्स रिकॉर्ड्स रिसिट्स एंड पेमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। इसमें पिछले साल का, सपोज हमने पिछला साल अज्यूम करा है 2018-19, तो 2018-19 का पैसा वो रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, 2018-19 का पैसा वो रिकॉर्ड करेगा, और उसके बाद करेंट ईयर का भी पैसा, सपोज 2019-20 आपका करेंट ईयर है तो इसका पैसा भी रिकॉर्ड करेगा, और 2020-21 नेक्स्ट ईयर का पैसा भी वो रिकॉर्ड करेगा। सारा पैसा, चाहे वो इस साल का हो, अगले साल, पिछले साल, सब कुछ वो रिकॉर्ड करेगा। क्लियर है? फिर उसके बाद है कि रिसिट एंड पेमेंट कैपिटल नेचर का हो, रेवेन्यू नेचर का हो, सारा कुछ उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। अब आइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। तो जिस पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पहले जानने से पहले ये देखते हैं कि जो आपका पहले था क्लास 11th में हम लोग
ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनाते थे, फाइनल अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनाते थे, तो ये उसी की तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। वहाँ पर हम लोग ट्रायल बैलेंस से पी एंड एल अकाउंट बना करके और बैलेंस शीट बनाते थे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट बनाते थे। यहाँ पर भी हम लोग कैश बुक जो है उससे बना है क्या, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। अब रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। मतलब क्वेश्चन में आपको कैश बुक दिया हुआ रहेगा, यानी कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, एनपीओ के लिए रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। तो क्वेश्चन में आपको रिसिट एंड पेमेंट दिया हुआ रहेगा और उसको देख करके आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो अब आइए, ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनता था आपके प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्लास 11th में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में चलिए देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, मैचिंग रेवेन्यू रिसिट्स और इनकम विद रेवेन्यू एक्सपेंसेस टू डिटरमाइन सरप्लस और डेफिसिट। तो इसमें जो आपका प्रॉफिट आता है उसे हम प्रॉफिट ना कह के सरप्लस कहते हैं। मतलब सारा क्रेडिट साइड को जोड़ के डेबिट साइड को माइनस कर देंगे तो सरप्लस आता है, जैसे प्रॉफिट नहीं कहते, सरप्लस कहते हैं। और लॉस को लॉस ना कह के डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसमें इसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना है नहीं, तो प्रॉफिट या लॉस कहेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए हम बस इतना कहते हैं कि सरप्लस है, ये एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है। सरप्लस यानी कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है। अब इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। क्यों नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इसके डेबिट साइड में सारा एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में सारा इनकम रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट है। और कैश रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर रियल अकाउंट होता है, अभी देखेंगे हम लोग। It records income and expenses, losses of revenue nature and on accrual basis। अभी देखिए accrual basis है। accrual basis मतलब कि आपने इनकम रिसीव किया हो या ना किया हो उसे रिकॉर्ड करना है। अगर इनकम हुआ है तो एक्सपेंसेस, अगर आपने एक्सपेंसेस किए हो, मतलब उस एक्सपेंसेस का पेमेंट किया हो या ना किया हो, अगर वो एक्सपेंसेस आपने किए हैं, वो एक्सपेंसेस हुए हैं, तो आपको उसको यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। जिस प्रकार से बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता था। अब आइए, इट रिकॉर्ड्स दोज इनकम एक्सपेंसेस एंड लॉसेज विच रिलेट टू द करेंट अकाउंटिंग ईयर। ये देखिएगा, करेंट अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपका जो जितना भी एक्सपेंसेस वगैरह है, इनकम है, कुछ भी जो भी करंट ईयर का है, अगर वो अगले साल पिछले साल का है या कैपिटल नेचर का है तो वो सब यहाँ से हट जाएगा। फिर है, इट डज नॉट हैव द ओपनिंग बैलेंस, इट्स क्लोजिंग बैलेंस शोज सरप्लस और डेफिसिट। इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, जैसे कैश वो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग कैश और बैंक होता था, इसमें नहीं होता। और इसका क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग सरप्लस या डेफिसिट कहते हैं। फिर आगे देखेंगे, इसका जब फॉर्मेट देख लेते हैं, बिल्कुल पी एंड एल की तरह आपको दिखेगा। डेबिट साइड में देखिए एक्सपेंडिचर होगा और क्रेडिट साइड में इनकम। तो एक्सपेंडिचर में देखिए सैलरीज है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम लोग इसमें ऐड करते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करते हैं। जितने भी एडजस्टमेंट हैं, जैसे वहाँ पर पी एंड एल अकाउंट में एडजस्टमेंट होता था, यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके से एडजस्टमेंट दिया रहता है और आपको उसको रिकॉर्ड अकॉर्डिंगली करना होता है। रेंट, इंश्योरेंस, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस है तो लेस कर देंगे। ऑडिट फीस, प्रिंटिंग, जितने भी एक्सपेंसेस हैं ऑफ रेवेन्यू नेचर, मीन्स जिसका फ़ायदा एक साल के अंदर अंदर तक ही हमें मिलने वाला है, उसको रिकॉर्ड करेंगे। ऑनोरेरियम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, डेप्रिशिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, ठीक है। और क्रेडिट साइड में आएंगे तो सारा इनकम रिकॉर्ड करेंगे, सब्सक्रिप्शन इनकम, इसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और लेस कर ऐड करेंगे ओपनिंग एडवांस। इसका हम लोग अलग से भी ट्रीटमेंट देखेंगे। फिर लेस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस को भी लेस करेंगे। फिर एंट्रेंस फीस, एडमिशन, जितना भी पैसा आ रहा है, जनरल डोनेशन, सेल ऑफ हॉल, रेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड रिसिट्स, डेफिसिट, ये सब। तो अब इसमें इसका क्लोजिंग बैलेंस जो आ रहा है, ये सरप्लस और डेफिसिट क्या है, क्या कि आपने क्या करना है अब कि ये इनकम साइड का, ठीक है, पूरा टोटल कर देंगे और एक्सपेंडिचर साइड का भी टोटल कर देंगे और लेस कर देंगे। अब अगर इनकम साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है तो, और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कम आ रहा है तो उसको सरप्लस लिखेंगे यहाँ पे, टू सरप्लस करके डेबिट साइड में। और अगर आपका एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में टू बाई डेफिसिट लिखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आइए डिफरेंस देख लेते हैं रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट का।
तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट का डिफरेंस है में क्या है कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट अभी सबसे बड़ा डिफरेंस जो है इसमें वो क्या है कि इसमें सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं, टू शो द क्लोजिंग कैश एंड बैलेंस। इसमें क्लोजिंग कैश और बैलेंस पता चलता है, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस क्लोजिंग का कितना है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम लोग बनाते हैं सरप्लस और डेफिसिट पता करने के लिए। ये आपका जो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट है वो रियल अकाउंट होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें डेबिट साइड में रिसिट्स को रिकॉर्ड किया जाता है और क्रेडिट साइड में पेमेंट्स को, मतलब पैसा आया है तो डेबिट साइड में, पैसा गया है तो क्रेडिट साइड में। दूसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है, डेबिट साइड रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब सारा खर्चा लॉस जितना है वो डेबिट साइड में होता है जैसा हमने देखा अभी, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये डेबिट साइड में हो गया। क्रेडिट साइड में इनकम्स और गेंस रिकॉर्ड किया जाता है। फिर है बैलेंस की बात करें तो बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दोनों आपका रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में होता है, ठीक है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस नहीं होता और क्लोजिंग बैलेंस होता है जिसे हम लोग सरप्लस और डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। फिर आइए कैपिटल। तो कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स में की अगर हम बात करें तो रिसिट, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, हर प्रकार का आइटम्स रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम रिकॉर्ड किए जाते हैं। रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी रिकॉर्ड किए जाते हैं, कैपिटल नेचर वाला बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। ये एक डिफरेंस है। फिर आप बात करें तो कंटेंट्स की, तो इट शोज रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट ड्यूरिंग द पास्ट, करेंट और नेक्स्ट ईयर। ये भी डिफरेंस है, एक काफ़ी अहम डिफरेंस है कि इसमें रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग वी रिकॉर्ड ऑल दी आइटम्स रिलेटिंग टू पास्ट और करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। इफ़ यू हैव मेड पेमेंट्स और यू हैव रिसीव्ड, then it will be recorded in receipt and payment account. But in income and expenditure account, only expenditure of current year will be recorded. Now adjustment, so in a receipt and payment account it is based on just cash, it is based on cash basis, it is prepared on cash basis, therefore there is no adjustment required in receipt and payment account. But in income and expenditure account we have to make adjustment because it is maintained on accrual basis, ठीक है। that's why we have to make adjustment, just like in class 11th of financial statements in profit and loss account, you have to make all the payment adjustments we have to make. now in balance sheet, बैलेंस शीट भी सारा कुछ बिल्कुल जैसे पहले बनता था वैसे ही बनेगा, सिर्फ एक अंतर होगा कि लाइबिलिटी साइड में कैपिटल, जैसे क्लास 11th में हम लोग बनाते थे बैलेंस शीट तो उसमें हम लोग लिखते थे कैपिटल, ठीक है। अरे उसमें ओपनिंग कैपिटल लेते थे और उसमें हम लोग ऐड कर देते थे नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, वो कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड लेंगे और उसमें सरप्लस ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट ना लिख के सरप्लस ऐड करेंगे। ये सरप्लस कहाँ से आया है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारा सरप्लस आया था वहाँ से ये सरप्लस आया है। आप याद कीजिए क्लास 11th में भी हम लोग बिल्कुल वैसे ही करते थे। अब सबसे पहले आपको ये करना है कि एक बार अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत होगी तो आप उसको पहले क्लास अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको भी एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं, फिर ये आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बार वहाँ से देख लेंगे क्लास 11th वाली से, तो यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी होगी। फिर है आपके पास इसमें और लाइबिलिटीज़ में एडवांस सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन एडवांस का मतलब क्या होता है कि वो सब्सक्रिप्शन जो हमें एडवांस में ही मिल गया है वो इनकम नेक्स्ट ईयर का, लेकिन कुछ मेंबर्स ने हमें अभी एडवांस में ही दे दिया है, इसको हम लोग आगे भी डिटेल में डील करेंगे। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी लाइबिलिटी है, बिल्कुल बैलेंस शीट में आपको देखिए बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगा जैसे आपको क्लास 11th में था। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है। बिल्डिंग फंड, ये देखिए बिल्डिंग फंड या स्पोर्ट्स फंड ये सब क्या होता है, पेविलियन फंड और भी किसी बहुत सारे प्रकार के फंड होते हैं, बिल्डिंग फंड हो गया, स्पोर्ट्स फंड हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है कि फंड का मतलब होता है कि एनपीओ को पैसा रिसीव होता है डोनेशन के रूप में लोगों से। तो अगर उसने स्पेसिफाई कर दिया कि ये जो पैसा डोनेशन में आपको दिया जा रहा है वो बिल्डिंग बनाने के लिए है, वो टूर्नामेंट कराने के लिए है, वो स्पोर्ट्स कराने के लिए है, वो पेविलियन बनाने के लिए है, तो हमको उसको उसी नाम से वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है, तो वो उसको उसी नाम से बिल्डिंग बनाने के लिए है तो बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड बनाने स्पोर्ट्स के लिए यूज़ करना है तो स्पोर्ट्स फंड,
पेवेलियन बनाना है तो पेवेलियन फंड, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो प्राइस फंड। तो हम उसी नाम से उसको रिकॉर्ड करते हैं और ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हम लोग इसको दिखाते हैं, क्योंकि जो ये आपका बिल्डिंग फंड या कोई भी फंड है ये अब एनपीओ के लिए लाइबिलिटी है कि हमें इसके लिए काम करना है। ठीक है, ये आपका लाइबिलिटी है कि हमें इसके लिए अब काम करना है, तो ये हम लोग एनपीओ बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के रूप में इसको रिकॉर्ड करती है। अब मान लीजिए इसमें ड्यूरिंग द ईयर और पैसा आया, और डोनेशन आया बिल्डिंग फंड में और पैसा आया, तो उसको ऐड करते चले जाएंगे, ऐड डोनेशंस, ठीक है, फॉर बिल्डिंग फंड, उसको ऐड करते चले जाएंगे। और अगर मान लीजिए कुछ खर्च हुआ इससे, ठीक है, तो वो उसको यहाँ से लेस कर देंगे। क्लियर है? सपोज हमने कुछ बिल्डिंग बना ली तो उसको हम लोग इसमें से लेस कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स फंड है, ठीक है, स्पोर्ट्स फंड में ऐड डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड हुआ तो उसमें ऐड कर दिया हमने इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या है, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट क्या है, ये देखिए अच्छे से ध्यान से सुने। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट या कोई भी फंड इन्वेस्टमेंट अगर लिखा है तो उसका क्या मतलब हुआ। अब सपोज स्पोर्ट्स फंड आ गया हमारे पास, ठीक है, अब मान लो 10 लाख का स्पोर्ट्स फंड आ गया। अब वो पैसा हमें तुरंत तो यूटिलाइज करना नहीं है, तो हम ये सोचते हैं कि चलो भैया ये स्पोर्ट्स फंड का पैसा हम इसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी बैंक में या कहीं पर हम लोग इसको इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि वहाँ से भी इनकम अर्न हो, क्योंकि अभी हमें उसका काम नहीं है, अभी बेकार पड़ा हुआ है वो पैसा, तो बेकार क्यों पड़ा रहे, तो क्यों ना हम उस स्पोर्ट्स फंड के पैसे को हम कहीं यूटिलाइज़ कर देते हैं, बैंक में जमा कर, जब ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से निकाल के अपना यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो हम उसको वहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं और उस पर इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं। तो वो जो इंटरेस्ट इनकम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट पर है वो भी हम लोग यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे, स्पोर्ट्स फंड को ही बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट हमने करा है इसीलिए ताकि वो हमारा स्पोर्ट्स फंड बढ़े। ठीक है, तो ये इसमें इंक्रीज कर दिया जाता है। और कोई भी स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, अगर मान लो हमने उसमें कुछ खर्च हुआ करा है तो वो सब इसमें से लेस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये आपका लाइबिलिटी साइड हो गया। अब असेट साइड की बात करें तो असेट साइड में वैसे बिल्डिंग है, एडिशंस, कोई भी और नया बिल्डिंग हमने परचेज करा है, लेस डेप्रिशिएशन सेल किया है, सब लेस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब सब्सक्रिप्शन वैसा इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम हमारा तो वैसा इनकम जो हमारा बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। तो एनपीओ को अगर पैसा नहीं मिला है, आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, तो उसके लिए असेट है, तो इसको असेट साइड में डाल देंगे। अक्रूड इंटरेस्ट इनकम, कोई भी इनकम अगर हमें अभी मिला नहीं है, इंटरेस्ट अभी मिला नहीं है, अक्रू कर लिया है, कमा लिया है, अक्रू कर लिया मतलब कमा लिया है लेकिन अभी मिला नहीं है, इस तरीके से। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट हमने कहा, कोई भी स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट होगा अगर, ठीक है, किसी प्रकार का बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, तो फंड इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो असेट हो गया। तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट असेट साइड में दिखा देंगे, और इससे अगर इनकम हुआ है इंटरेस्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट तो वो हम लोग उधर स्पोर्ट्स फंड में ऐड करेंगे लाइबिलिटी साइड में, ये ध्यान में रखिएगा। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट का इनकम लाइबिलिटी साइड में, इनकम लाइबिलिटी साइड में स्पोर्ट्स फंड में ही ऐड होगा। क्लियर है? प्रीपेड रेंट, कैश इन हैंड, ऐसे बैंक, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। तो थैंक्स क्लास, आज हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में देखेंगे और कंज्यूमेबल आइटम्स वगैरह के बारे में देखेंगे।